Hello, my dear students. So, in this lecture, we are going to discuss about atomic orbitals and quantum numbers. So, in earlier lecture, we discussed about Schrödinger equation, जहाँ पे हमने कहा था the equation is h psi is equal to e psi. h क्या है यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको आप हैमिल्टोनियन भी कहते हैं. psi क्या है? psi is a wave function that contain information about electron. एक wave function है जो इलेक्ट्रॉन की information contain करता है जिसको कि हम अब फर्दर एटॉमिक ऑर्बिटल के नाम से जानेंगे और इसी को डिस्कस भी करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल को. और ई क्या होता है? ई इज द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से एनर्जी लेवल पे हैं उसका ये सिंबल रहता है. राइट. तो ये इक्वेशन जो है वो हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने अर्ली लेक्चर में. अगर आप फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप पहले अर्ली लेक्चर को देखिए सो दैट कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे. सो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल जो वो साई ही है जिसको हम वेव फंक्शन कह रहे हैं. और ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं इन लोकेट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. मतलब कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होगा उसके बारे में उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए होते हैं. राइट. सो एटॉमिक ऑर्बिटल के कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं. So a large number of orbitals are possible in an atom. मतलब कि एक एटम के अंदर मल्टीपल ऑर्बिटल्स हो सकते हैं. जैसे कि आपने अपनी लो क्लासेस में पढ़ा भी होगा. जैसे आपके पास एक एटम का स्ट्रक्चर है, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल होते हैं. ठीक है. अब शेल जो है उसको आपने के शेल कहा, के शेल, एल शेल, एम शेल, ऐसा आपने पढ़ा होगा. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि शेल क्या होते हैं. ठीक है. शेल के बाद फिर सब शेल क्या होते हैं, फिर ऑर्बिटल क्या होते हैं. तो बेसिकली हमें जब इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने इंडिया में किसी पर्सन का एड्रेस फाइंड आउट करना है. ठीक है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंडिया में है तो वो कौन सी सिटी में है, कौन सी सिटी में प्रेजेंट है. वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में है बट कौन से शेल में है, कौन से शेल में वो होगा. अब फर्दर सिटी का पता चल चुका है हमें. अब उस सिटी के अंदर कौन से जिले में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी कॉलोनी में है. ठीक है. तो वैसे ही अब शेल का पता चल गया. अब उस शेल के अंदर वो कौन से सब शेल में है इलेक्ट्रॉन. वह जैसे ही हम इंडिया में फाइंड आउट करें कौन सी सिटी में है, कौन सी कॉलोनी में है, वैसे ही एटम में कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है. फर्दर कॉलोनी का पता चल चुका है. अब उस कॉलोनी में वो कौन सी बिल्डिंग में रहता है, कौन सी लेन में रहता है, तभी हम एग्जैक्टली बता पाएंगे ना कि वो इसका जो प्रॉपर एड्रेस है वो ये वाला है. राइट. तो वैसे ही जब सब शेल का पता चलता है तो फाइनली उसके बाद हमें पता चलता है कि ऑर्बिटल कौन सा है. अब उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा वो हमें फिर बाद में फर्दर आने वाले लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे. तो बेसिकली एटम के अंदर क्या क्या होते हैं? शेल होता है. शेल के बाद उसके अंदर क्या होते हैं? सब शेल होते हैं. सब शेल का क्या होता है? उसके बाद ऑर्बिटल्स होते हैं. अब शेल जो है वो तो आपने पढ़े हुए हैं. शेल तो आपने रोज क्लासेस में पढ़े होंगे. क्या कहते थे हम? के शेल. ठीक है. फिर एल शेल, फिर एम शेल. और आप उसको इस तरीके से लिखते भी हैं जैसे आपको आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, है ना. वैसे सब शेल होते हैं. सब शेल कौन कौन से होते हैं? जैसे आपके पास एच सब शेल हो गया, फिर उसके बाद आपके पास पी सब शेल हो गया, फिर उसके बाद आपके पास डी सब शेल हो गया. ठीक है. अब ऑर्बिटल क्या होते हैं कि एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे. जैसे कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं एस की बात करती हूँ तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, एस ऑर्बिटल को. ठीक है. और उसमें फिर इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम इस स्पिन के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हम काफी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे आगे. वैसे पी की बात करते हैं तो पी जो होता है, पी सब शेल जो होता है उसमें फर्दर 3 ऑर्बिटल होते हैं. ठीक है. कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. और इनमें एक एक ऑर्बिटल में हम दो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम हो सकते हैं यहाँ पे. तो जो पी ऑर्बिटल होता है वो एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है. जैसे कि यहाँ पे पी एक्स हो गया, यहाँ पे पी वाई हो गया, यहाँ पे पी जेड हो गया. ठीक है. ऐसे ही डी ऑर्बिटल होता है. डी ऑर्बिटल जो डी सब शेल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. 1 2 3 4 एंड 5. तो एक एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. तो ये क्या है? एक पूरा एक स्टोरी की तरह आप समझ सकते हो जो आने वाले लेक्चर में हम इस सारे पॉइंट्स को डिस्कस भी करेंगे. तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ऑर्बिटल आपके लार्ज नंबर के हो सकते हैं. सब शेल के पहले शेल आता है जैसे कि के शेल आ गया, के शेल में फिर सब शेल आ गया, सब शेल के अंदर फिर ऑर्बिटल आ गए. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं. These orbitals can be distinguished by their size, shape and orientation. अब ये जो ऑर्बिटल हैं जैसे हमने बात की एस ऑर्बिटल की, पी की, फिर डी की. तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटे ये साइज के बेसिस पे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इनका इनका जो साइज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. जैसे कि एक्स, अगर मैं एस की बात करूं
एस जो है वो स्फेरिकल होता है शेप में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पी की बात करूं तो पी जो है वो डम्बल होते हैं शेप में इस तरीके से, और डी जो है वो डबल डंबल होते हैं, जो हम शेप में डिस्कस भी करेंगे। तो हम शेप के बेसिस पे इन ऑर्बिटल को बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉल साइज। अगर कोई ऐसा ऑर्बिटल है जो स्मॉल साइज का है तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होगा। न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होगी फिर। So an orbital of smaller size means there is more chance of finding the electron near the nucleus. Next है, similarly, shape and orientation mean that there is more probability of finding the electron along certain direction. मतलब कि साइज, शेप और ओरिएंटेशन जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसके हम बहुत पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये साइज है, शेप है, ओरिएंटेशन है, इनके बारे में जो डिटेल में हमें बताता है वो कौन बताते हैं, वो बताते हैं हमें क्वांटम नंबर्स। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। So what are quantum numbers? Quantum numbers gives us shape, size, orientation of orbital. तो क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास कितने हैं? 4 क्वांटम नंबर है। ईच ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर्स। अगर एक ऑर्बिटल की बात करेंगे तो उस ऑर्बिटल का एक स्पेसिफिक साइज होगा, उसकी एक स्पेसिफिक शेप होगी, उसकी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होगी, और फर्दर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी भी एक स्पेसिफिक स्पिन होगी, राइट। सो उस बेसिस पे हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स आते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, और बेसिकली जो ये क्वांटम नंबर है वो हमें साइज की इंफॉर्मेशन देता है। सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l, और ये जो क्वांटम नंबर है वो हमें शेप की इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m, और उसके पैरों में थोड़ा सा छोटा सा l, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं m, और बीच से इधर साइड में छोटा सा l, ठीक है। तो ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? ओरिएंटेशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। और लास्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमें स्पिन की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस नाउ दीज क्वांटम नंबर्स इन डिटेल। आज के लेक्चर में हम 1 2 3 ये तीन क्वांटम नंबर डिटेल में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो फोर्थ वाला है स्पिन क्वांटम नंबर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल n से। सो अ पॉजिटिव इंटीजर विद वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। एक तो हमें ये साइज के बारे में बताइए, जैसे n इज इक्वल टू 1 होगा तो वो कौन सा शेल में आएगा, ठीक है। उसमें कितने पॉसिबल एनर्जी, कितने पॉसिबल ऑर्बिटल होंगे, और जो ऑर्बिटल होंगे उनकी क्या एनर्जी स्टेट होगी, ठीक है। अब द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो आइडेंटिफाइज द शेल, मतलब कि ये जो क्वांटम नंबर है वो हमें शेल के बारे में भी बताता है कि कौन सा शेल होगा आपका। विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती चलेगी, द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीजेस, वैसे वैसे ऑर्बिटल भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। एंड आर गिवन बाई एन स्क्वेयर, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एन स्क्वेयर से, ठीक है। ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन वैल्यू ऑफ एन constitute a single shell of atom and are represented by the following letter, मतलब कि हम कैसे उनको रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मान लीजिए कि n की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, तो शेल कौन सा होगा फिर? के शेल होगा। अगर n की वैल्यू 2 आ रही है तो शेल कौन सा होगा फिर? एल शेल होगा। ऐसे ही 3 होगा तो m, 4 होगा तो n, ठीक है। अब एक एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्वांटम नंबर जो है वो कैसे हमें हेल्प करता है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 1 है। n की वैल्यू 1 है तो मतलब कि वो k शेल हुआ, ठीक है। अब k शेल में कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकते हैं? उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे n स्क्वेयर डाल पुट करेंगे तो n कितना है बेटे? 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल पॉसिबल ऑर्बिटल होंगे वो कितने होंगे? 1 ऑर्बिटल होंगे जब n इज इक्वल टू 1 होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 होता है, मान लीजिए n इज इक्वल टू 2 है, और n इज इक्वल टू 2 का मतलब हो कि यहाँ पे शेल कौन सा होगा? फिर शेल कौन सा हो जाएगा?
दैट इज एल शेल। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से पता चल रही है। अब कितने ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे एल शेल में? एल शेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर करेंगे, एन स्क्वायर। तो एन कितना है बेटा, यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, दैट इज 4। मतलब कि यहाँ पर आपके 4 पॉसिबल ऑर्बिटल होंगे। कहाँ पे? जब n की वैल्यू 2 होगी और शेल कौन सा होगा, आपका एल शेल होगा, तो उसमें 4 ऑर्बिटल हो सकते हैं। ऐसे आप n इज इक्वल टू 3 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 4 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो 4 ऑर्बिटल आ गए आपके पास, ठीक है, n स्क्वायर किया, n इज इक्वल टू 2 पे हमारे पास एल शेल आ गया, और आपके पास ऑर्बिटल कितने आ गए, 4 ऑर्बिटल आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज इक्वल टू 2 में आपके पास जो शेल है वो कितना, कौन सा आ गया है, एल शेल आ गया है। और इसमें सब शेल कौन से हो सकते हैं फिर? ठीक है, सब शेल कौन से हो सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी अभी नेक्स्ट क्वांटम नंबर में। क्योंकि हमने कहा कि ऑर्बिटल से पहले हमें सब शेल चाहिए, सब शेल के अंदर क्या आएंगे, आपके पास ऑर्बिटल आएंगे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताएगा, सब शेल के बारे में बताएगा। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस क्वांटम नंबर आल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडायरी क्वांटम नंबर। ये नाम आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एजिमुथल क्वांटम नंबर को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर सब्सिडायरी क्वांटम नंबर कहते हैं। अब ये क्वांटम नंबर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन किसकी देता है, शेप की इंफॉर्मेशन देता है कि ऑर्बिटल जो है वो उसकी शेप क्या होगी, और शेप के साथ साथ में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है सब शेल की, कौन सा सब शेल होगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, एन की गिवन वैल्यू के लिए एल कैन हैव एन वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। अब एन की वैल्यू आपके पास गिवन है, उसके लिए जैसे मान लीजिए एन की वैल्यू आपके पास 1 है, तो एल की जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेके n माइनस 1 तक हो सकती हैं। दैट इज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल आर 0 1 2 सो ऑन n माइनस 1। मतलब कि एक n की वैल्यू के लिए आपके पास l की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि n की वैल्यू 1 है, ठीक है, n की वैल्यू 1 है, तो उस केस में l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, बट जब n की वैल्यू 2 होगी तो उस केस में l की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अब ये कैसे हुआ, देखो, n आपके पास यहाँ पे कितना है बेटे, 2 है, n की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब l कितना हो सकता है, यहाँ पे l हो सकता है 0, ठीक है, 0 1 भी हो सकता है एंड सो ऑन n माइनस 1 तक हो सकता है। तो 0 तो वो है ही, है ना। अब n माइनस 1 कर दो आप यहाँ पे, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। तो मतलब कि l की पॉसिबल वैल्यूज कितनी कितनी हो सकती हैं जब n इज इक्वल टू 2 होगा, L की पॉसिबल वैल्यूज होंगी 0 एंड 1। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ। ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे n इज इक्वल टू 3 के लिए बताना है, n इज इक्वल टू 3 के लिए बताना है, तो L की वैल्यूज यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, 0 तो हो सकती है, आगे कितनी होगी, n माइनस 1 कर लो, n कितना आपके पास 3 है, माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब कि जो L की वैल्यूज होंगी वो 0 1 और 2 हो सकती हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए l की 3 वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज आ रही हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए, 3 वैल्यूज आ रही हैं। मतलब कि आपके पास अब यहाँ पे और इंफॉर्मेशन मिल रही है कि n की वैल्यूज के बेसिस पे आप l की वैल्यूज निकाल सकते हैं। l हमें क्या बता रहा है, शेप के बारे में बता रहा है, शेप समझ लो या सब सेल के बारे में समझ लो। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, स्टेबल की बात करते हैं। n इज इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। ठीक है, जब ये नंबर हमारे पास आ गए तो सबशेल कौन सा होगा फिर, एस सबशेल होगा। ठीक है, कौन सा सबशेल होगा, एस सबशेल होगा। ऐसे जब n की वैल्यू 2 होगी, l आपके पास फिर क्या होगा, 0 होगा और 1 हो सकता है। n इज इक्वल टू 2 के लिए l की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, तो जब 0 है तब तो ये 2s हो जाएगा, और जब 1 है तब ये क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब 3 आ गया तो 3 के केस में l की 3 वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, 0 1 एंड 2। और यहाँ पे क्या हो गया फिर, 3s 3p 3d। अभी नंबर्स कैसे आ रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो n 1 है तो यहाँ पर भी क्या है, 1s है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे क्या है, 2s
और यहाँ पे n क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, p हो गया। s के लिए आपके पास l की वैल्यू 0 है, लेकिन जब p आ गया तो p के लिए कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यू है, ठीक है। अब आपको मैंने ऑलरेडी पहले, अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि जो s होता है, s क्या होता है, शब्द शैल होता है, ठीक है। s क्या होता है, शब्द शैल होता है। अब s शब्द शैल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होता है। s शब्द शैल के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है। ऐसे ही जब p की बात करते हैं हम, p शब्द शैल की बात करते हैं, तो p शब्द शैल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटे, p शब्द शैल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे जो सेल आपको बताए जा रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि 1s, तो s क्या बता रहा है हमें, s हमें शब्द शैल बता रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 ऑर्बिटल होंगे। ऐसे ही जब s आया यहाँ पे, तो नेक्स्ट इस तरीके से ये बढ़ता गया फिर, ठीक है। तो ऑर्बिटल भी उस तरीके से क्या होंगे, शब्द शैल के अंदर ऑर्बिटल ज्यादा हो सकते हैं। s के अंदर 1, p के अंदर 3, d के अंदर 5, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास n की वैल्यूज आ गई, n के साथ साथ हम l भी अब फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे बात कर, अब ये जो पॉइंट है सब सेल की 1s 2s 2p 3s, ये हम काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, इसको लर्न करने का ट्रिक भी होता है। बट अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं एल की। तो अभी हम आगे चलते हैं, जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इस पॉइंट की भी काफी डिटेल में बात करेंगे। सो नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ml से। और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है स्पेशियल ओरिएंटेशन की विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब ये एक्सिस क्या होती है, हम ये शेप में जब डिस्कस करेंगे, शेप वाला चैप्टर, शेप वाला टॉपिक, तो वहां पे इसके बारे में हम बात करेंगे। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ये बेसिकली हमें ये बताता है कि जो ऑर्बिटल है, जैसे एक ऑर्बिटल है या दो ऑर्बिटल है या तीन ऑर्बिटल है या पांच ऑर्बिटल हैं, तो उनकी पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, 2l+1। सो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर ऑर्बिटल्स इज, फॉर्मूला इज 2l+1। अब इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास l इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। l इज इक्वल टू 0 में आप ml कैसे निकालेंगे, ml इज इक्वल टू 2l+1, ठीक है। दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1, तो कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब कि L इज इक्वल टू 0 जब होगा तो ML की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब ये जो ML की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 ऑर्बिटल होगा, और वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल होगा, ठीक है। कौन सा होगा, s ऑर्बिटल होगा। ऐसे ही अगर मैं L इज इक्वल टू 1 की बात करूं, तो उस केस में ML की वैल्यू कितनी आ जाएंगी बेटे, हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी। ये जो 3 वैल्यूज आएंगी वो कौन से ऑर्बिटल की होंगी, वो p ऑर्बिटल की होंगी, ठीक है, p ऑर्बिटल की होंगी। अब ये जो p ऑर्बिटल है, ये जो p ऑर्बिटल है हमारे पास, इसके अंदर जो पॉसिबल 3 वैल्यूज है वो कौन कौन सी होंगी, वो 0 हो सकती है, +1 हो सकती है और -1 हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि p सब शेल में 3 p ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। p सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं px, पी वाई एंड पी जेड। तो एक एक ऑर्बिटल के लिए उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, -1 0 +1, ठीक है। तो सिमिलरली आप इस तरीके से L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1 और L इज इक्वल टू 2 के लिए भी ML की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ML, अगर L इज इक्वल टू 2 है तो उस केस में ML की वैल्यूज कितने आ जाएंगी बेटे, 5 आ जाएंगी। 5 का मतलब हुआ कि 5d ऑर्बिटल होंगे वो, और जो 5d ऑर्बिटल होंगे उनकी एक एक ऑर्बिटल की वैल्यूज कितनी होंगी, -2 -1 0 +1 एंड +2। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, 0 जैसे हमने इसमें दिखा था, 0 0 के -1 और +1, अगर ज्यादा वैल्यूज हैं तो उस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, 0 -1 -2 0 +1 +2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखो, हमें इंफॉर्मेशन किस चीज की मिल रही है कि जो ऑर्बिटल है और जो सब शेल है उसके अंदर जो ऑर्बिटल आ रहे हैं, जैसे s सब शेल में एक ऑर्बिटल है, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं, तो उन ऑर्बिटल की स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कितनी कितनी हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो, इस टेबल को अंडरस्टैंड करते हैं। वैल्यू ऑफ L अगर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सब शेल कौन सा होगा, S सब शेल होगा। वैल्यू ऑफ L अगर 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन सा सब शेल होगा, P सब शेल होगा। अब सब शेल तो हमारे पास आ गए वैल्यू ऑफ L के रिस्पेक्ट में, S P D F G H एंड सो ऑन। अब इस S सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे वो कहाँ से पता चलेगा हमें, वो पता चलेगा हमें मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से।
जहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल में वन, एस सब शेल में वन ऑर्बिटल, पी सब शेल में तीन, डी में पांच, एफ में सेवन, जी में नाइन, एच में 11, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है, आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूले के बेसिस पे आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब एल की वैल्यू 0 होगी तो कौन सा सब शेल होगा और कौन सा ऑर्बिटल होगा, ठीक है। ये टेबल जो है वो बहुत ही हेल्पफुल टेबल है, आपके एनसीईआरटी में दिया भी गया है आपको ये। और अभी आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो आप एक दो बार लेक्चर को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और जब हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और कैसे हमें क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना है, ठीक है। एक और पॉइंट, जैसे हमने अभी बात की, जैसे पी शब्द की बात कर रहे थे हम ना, मैंने कहा कि पी शब्द में तीन ऑर्बिटल होते हैं। तो वो तीन ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आपको डबल डम्बल शेप दिख रही होगी, ठीक है, डम्बल शेप। तो यहाँ पे पी वाई है, यहाँ पे पी जेड है, यहाँ पे पी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें पता चलता है कि उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, है ना। तो वो इस शेप के बिहाफ पे फिर हम फर्दर आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स ये। अभी के लिए जस्ट आपको एक अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि इस तरह से शेप होती हैं ऑर्बिटल की, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल की डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है। और शेप के बेसिस पे फर्दर फिर हम आगे बात करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है, इजी लग रही है, तो जल्दी से थम्स अप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये जो लेक्चर मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये इनकी पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके बात कर सकते हैं मेरे साथ। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।